एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि हमें एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे समझना है, कैसे बनाना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो आपको थोड़ी बहुत टेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको टेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप सीखना चाहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, तो मेरे हिसाब से आप नहीं सीख पाओगे। तो मुझे आशा है कि आपको टेंसेस आते हैं और अब आप इन्हें अच्छे से सीख जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टेंस में क्या होता है। जो हम टेंसेस पढ़ते हैं वो सब के सब आपके आते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। तो टेंस में आप तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आपका एक्टिव वॉइस के अंदर आएगा। लेकिन जब आप पैसिव की बात करेंगे तो इसमें क्या अंतर आ जाता है कि जो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है ना, इनका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब जैसे यहां पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक्टिव वॉइस में डू डज का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर यदि हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़े तो हम इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, इसमें हम एक्टिव वॉइस में इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस में इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों है? तो चलिए आगे देखते हैं और इस वाले चार्ट को अच्छे से समझेंगे। जब हम पूरी वीडियो को देख लेंगे, कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं लास्ट में आकर आपको एक बार फिर से इस चार्ट को समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक तो एक्टिव वॉइस में जब हम फॉर्मूलों को बनाएंगे उनको पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और हम थोड़ी सी टेंस के बारे में भी जानकारी लेंगे और जो है वर्ब, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। यहां पर चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो है आपका एचवी। एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंट, कोई भी टेंस हो, जैसे इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। अब ये चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो या फिर आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, कोई भी इंडेफिनिट टेंस क्यों ना हो, वो आपका किस में चेंज होगा? कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट की कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको लेंगे। यदि फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर की जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसको यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को। तो वो क्या होती है? इज एम आर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो इंडेफिनिट होगा उसमें कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, ठीक है। दूसरा, अब यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हमें क्या करना है? यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको तो साथ में लगाना ही है, साथ में आपको बीइंग को इस्तेमाल कर लेना है। अब मान लीजिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है को लगाना है, प्लस करके आपको बीइंग को लिख देना है। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है वाज वर्ब प्लस बीइंग। वाज वर्ब हमने कहां पर इस्तेमाल किया था? वाज वर्ब हमने इस्तेमाल किया था पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमें क्या करना है? बीइंग को लगा देना है जब भी आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे परफेक्ट है, अभी जो परफेक्ट है, परफेक्ट में आपको क्या करना है? परफेक्ट में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो अब हमें हैज हैव के स्थान पर क्या यूज करना पड़ेगा? जो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव के बाद आपको बीइंग को लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, हमने हैज हैव के बाद बीइंग का इस्तेमाल कर दिया। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका आपका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो आपको इसे समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत रेयर केस में इसका बन भी जाता है लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो आपको ये थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबके लिए एक गुड न्यूज है कि हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इस कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक
इंग्लिश ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, और जो बिगिनर्स है ना उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है उनको बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है कवर कराई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कुछ बच्चों को ज्वाइन करने में या फिर कोई और सवाल है, पूछना है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। इस पर कॉल नहीं लगेगी, कभी आप कॉल करने लग जाओ, व्हाट्सअप करना है, अपना डाउट लिख देना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक्स भी आपको इसी ऐप के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए एक ना हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव क्या है, हमें अपने स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में तो आप सब्जेक्ट पर फोकस करते हो, लेकिन पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हो। तो अब आपको पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस को बनाना है तो आपको सब्जेक्ट को सबसे पहले नहीं लिखना है, अब आपको सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद आपको जो वर्ब है ना, उस वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म इनका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और यदि आप चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को जो लास्ट में आता है उस पर सब्जेक्ट लिखें तो ये ऑप्शनल है, ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पैसिव में, उन्हें पढ़ाया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा हिंदी में कि भैया ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि उसमें जो काम को करने वाला होता है ना, उस पर जोर नहीं दिया जाता है ना, उस पर जोर नहीं दिया जाता, और ना ही उसको मतलब बताया जाता है। कई बार उसको हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, और जिस पर एक्शन हो रहा है, जिस पर वो काम हो रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट, उसको दिखाया जाता है। अब देखिए, उन्हें पढ़ाया जाता है, अब उन्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है ये नहीं बताया गया। इन पर तो पढ़ाने का काम हुआ है, उन्हें पर तो पढ़ाने का काम हुआ है, किसने किया है ये नहीं बताया गया, यानी कि काम को करने वाला गायब है। तो जब काम को करने वाला गायब हो तब आपको क्या करना है, तब आपको उनको पैसिव वॉइस में ही बनाना है। उन्हें पढ़ाया जाता है तो कैसे बोलेंगे, दे आर टॉट। अच्छा, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था पैसिव में, और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कंटीन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस लेना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस लेना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस लेना है। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर दे है तो दे लिख दिया, उन्हीं को हम दे कहते हैं। अब दे के साथ इज नहीं लगा सकते और ना ही एम लगा सकते हैं, तो बचा क्या है, आर। तो दे आर और टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, दे आर टॉट, उन्हें पढ़ाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यहां पर मैंने अपना नाम लिया है कि भाई मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, काम को करने वाले के बारे में बताया गया है, लेकिन यहां पर मुझ पर फोकस नहीं है, यहां पर फोकस है उन पर, उन स्टूडेंट्स पर, उन बच्चों पर जिनको पढ़ाया जाता है ना। तो जब भी आपको उसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा इस तरह के वर्ड दिखे द्वारा, है ना, तो तब आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। और यहां से भी आप समझ सकते हैं जब सेंटेंस में काम को करने वाले को ना दिखाया जाए, बल्कि काम को और जिस पर काम किया गया है उन दोनों को दिखाया जाए, तब आपको उसको पैसिव वॉइस में बनाना है। उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, अब सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाएगा, दे आर टॉट। अब यहां पर जो बाय लगाकर मैंने मी लिखा है ना, ये लास्ट में आपका वो है जो काम को कर रहा है, जो सब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपको ऑप्शनल बताया था। ऊपर वाले में इसको नहीं लिखा गया, लेकिन नीचे वाले में इसको मैंने लिख दिया है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस को ऐसे बोलना हो, ऐसे बताना हो कि आप सब्जेक्ट को छुपाना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट के बारे में बताना नहीं चाहते, उस काम को जिसने किया है उसके बारे में नहीं बताना चाहते, आप यदि सिर्फ फोकस उस ऑब्जेक्ट पर और उस काम पर करना चाहते हैं, तो आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया।
तो चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट में। अच्छा, इधर लिखे हुए हैं मैंने टेंसेस के नेम, इधर लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और इधर लिखे हुए हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट को देखेंगे। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगानी पड़ती थी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका टेंस का फंडा। एक्टिव का मतलब ही होता है टेंस, जो भी आप टेंसेज में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पैसिव की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सब कुछ हट जाएगा। यहां पर एक ही फॉर्म आएगी और उसका नाम है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी टेंस क्यों ना हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको लगानी है। और यहां पर हम सब्जेक्ट पर फोकस करते थे एक्टिव वॉइस में, मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह ये कुछ आएंगे नहीं। अब हमें इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है ना, मैंने बोला था। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, तो हमने इज एम आर का इस्तेमाल कर दिया ऑब्जेक्ट के बाद। और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये हो गया इंडेफिनिट का पैसिव में स्ट्रक्चर। यदि कंटिन्यूअस में हमें स्ट्रक्चर बनाना है पैसिव में, तो कंटिन्यूअस में हम किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल आप करते हैं टेंसेज में, है ना। अब आपको क्या करना है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आईएनजी हटाकर इनके स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो इज एम आर प्लस, अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ आएगी, मैंने एक बार ऊपर लिख दिया है तो सबके साथ आपको समझ जाना है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहां पर ये जो वर्ब, ये जो आईएनजी है ना, इसको हमने बी के साथ लिखकर लगा दिया, बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। और जो परफेक्ट है, इसमें आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर हैज हैव के साथ बीन लगा के उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इसे समझना है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट में इंडेफिनिट में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंटिन्यूअस में इस तरह से, परफेक्ट में इस तरह से। जो आपको गड़बड़ी होती है ना, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में होती है, ना कि आपकी किसी और वर्ब में। आप हेल्पिंग वर्ब में गड़बड़ी कर देते हैं, कहीं कहीं पर क्या पेल देते हैं, कहीं पर कुछ लगा देते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में जो टेंस है, इसमें हम जैसे इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल पैसिव में नहीं करना है। पैसिव में तो आप कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वाज वर्ब का, और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो मैंने वर्ब को लिखा नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस में हमने वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल किया था, है ना। एक्टिव वॉइस का मतलब है टेंस ओनली, जो सिंपल टेंस आप पढ़ते हैं तो उनको एक्टिव टेंस ही कहते हैं। पैसिव थोड़ा अलग है, इनको एक साथ बेशक बोल देते हैं एक्टिव पैसिव, लेकिन असलियत में ये पैसिव वॉइस ही होते हैं। क्या होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपको वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जब आप कंटिन्यूअस में देखोगे तो कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है, वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है। ठीक है, जैसे आप एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं ना, तो आपको इनके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आईएनजी को आपको बीइंग के साथ लगा देना है, वाज वर्ब प्लस बीइंग। ठीक है, और जब परफेक्ट की बात होगी तो उसमें आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जब आप इसको पैसिव में लगाओगे तो हेड के साथ आपको बीन लगाना है और तब थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए, पैसिव वॉइस जो परफेक्ट है, चाहे वो पैसिव हो या एक्टिव हो, उन दोनों में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें आपकी कोई मतलब जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनता ही नहीं है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर बनाने की। बाकी टेंसेज में आप हेड के साथ बीन लगाते हैं और सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट जो है एक्टिव पैसिव में जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, जो इंडेफिनिट होता है उसमें एक्टिव वॉइस में हम विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पैसिव की बात आएगी तो हमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा एज ए पैसिव वॉइस। ठीक है, और इसमें एक तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यहां पर लगा दी। अब इसके साथ हम बीइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम एक तो इसमें कंटिन्यूअस को बनाते नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो परफेक्ट होगा इसमें विल हैव के साथ आपको बीन का इस्तेमाल करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन है जो है, ये बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बनते क्यों नहीं है दोनों, पता है ना आपको।
इन पूरे का इस्तेमाल हमने यहां पर कर दिया और इस पूरे का इस्तेमाल हमने यहां पर कर दिया, इसलिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए, काम करने वाले को छुपाया जाता है। अभी हमने क्या सीखा है, पैसिव वॉइस का मतलब है कि काम को करने वाले को छुपाया जाता है, जो भी काम को करता है उसको छुपा दिया जाता है। अब जैसे यहां कपड़े बेचे जाते हैं, ठीक है, यहां कपड़े बेचे जाते हैं। अच्छा, ये बताया गया है कि कपड़े किसके द्वारा बेचे जाते हैं? नहीं बताया गया ना। कपड़े किसके द्वारा बेचे जाते हैं? राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, मोहन के द्वारा, किसके द्वारा? ये नहीं बताया गया। यानी कि काम को करने वाले को नहीं बताया गया, बल्कि जो काम किया गया है उसके द्वारा, जिस पर काम किया गया है उस पर फोकस किया गया है। उसके द्वारा क्या बेचने पर काम किया गया है? कपड़े बेचने पर। तो कपड़ों पर फोकस किया गया है। भाई कपड़े बेचे जाते हैं, जूते बेचे जाते हैं, चप्पल बेची जाती है। तो यानी कि जो काम उसने किया है ना, उसका असर जिस पर पड़ा है उस पर फोकस किया गया है, ऑब्जेक्ट पर। तो आपको ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। उसे हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, उसे हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। अच्छा, यहां पर द्वारा आ गया, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, तो ये भी पैसिव में है। राम के द्वारा खाना खाया जा चुका है, किसी के द्वारा, तो जब आपको ये वर्ड मिले तब भी वो पैसिव में बनाया जाएगा। उसे पढ़ाया जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा, किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा? ये नहीं बताया गया। तो इसे तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है ये नहीं बताया गया है ना, तो ये भी पैसिव में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर और याद रखना है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया, इनमें आपको क्या करना है, इनके साथ इज, वाज, हैज और डज इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो डिड है, हैड है और विल है, ये आपके सबके साथ इस्तेमाल होंगे, इनमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रेजेंट में जैसे हमने कोई भी हो सकता है, जैसे कोई काम किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है, ये तो हो गया इंडेफिनिट। कोई काम किया जा रहा है, ये हो गया कंटिन्यूअस। कोई काम किया गया है, ये हो गया परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाते नहीं है, इंडेफिनिट को बनाते हैं, कंटिन्यूअस को और परफेक्ट को, है ना। अब इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे कि टीवी देखा जाता है, अब ये नहीं बताया गया कि टीवी को किसके द्वारा देखा जाता है, तो बोल देंगे टीवी इज वॉच्ड, टीवी इज वॉच्ड। तो टीवी आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड आ गई। हमें पीटा जा रहा है, अच्छा ये नहीं बताया गया कि हमें पीटा किसके द्वारा जा रहा है, ये बोल दिया कि भाई हमें ना पीटा जा रहा है ना। तो बोल सकते हैं वी आर बीइंग बीटन, वी आर बीइंग बीटन, हमें पीटा जा रहा है, हमें पीटा गया है, वी हैव बीन बीटन। तो आपने देखा हमने इज एम आर का इस्तेमाल किया है ना। यहाँ पर ये इंडेफिनिट टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है और ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उन्हें पूछा जाएगा, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपकी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।